सो वी आर एट द नेशनल ड्राइव ऑफ द न्यू पंच ईवी फेसलिफ्ट और मैं आपको ना इसमें कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपको इसके साथ रेंज कितनी मिलने वाली है। अब बाकी कई सारे लोग हाइपर माइलिंग करके आपको देंगे कि देखो हमारी गाड़ी तो 400 किलोमीटर चल गई, 400 नहीं एटलीस्ट 350 लोगों की चल गई है। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, बट मैं हाइपर माइलिंग नहीं करूँगा क्योंकि आप हाइपर माइलिंग नहीं करोगे जब आप ईवी चलाओगे। आपको अगर फैमिली में कोई बोलेगा कि रुक जाओ यहाँ पे, तो रुकना पड़ेगा, एसी बढ़ाना पड़ेगा और सामान लादना पड़ेगा अगर आपको उनके साथ जाना है। तो रियल लाइफ में ऐसे गाड़ी नहीं चलती है। तो मैं कोची में घूमूंगा, मैं थोड़ा शूट भी करूँगा क्योंकि वो मेरा यूज़ केस है फ़िलहाल के लिए, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी मेरे पास ये कॉपर कलर की है, इसके अलावा येलो कलर की गाड़ी है, वहाँ पर रेड कलर की गाड़ी भी है। तो इनके साथ साथ आपको मैं देखने वाला हूँ एक प्रॉपर रियलिस्टिक रिव्यू। बाकी उन लोगों की क्या रेंज निकल के आ रही है जो अपने भाई बंधु हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा बिकॉज़ बात काफ़ी लोगों से हो गई है एंड इसमें काफ़ी अपडेट्स हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अंडर द बॉनेट एक्चुअल चेंजेस हुए हैं रादर देन दीज कॉस्मेटिक अपडेट्स जो आपने ऑलरेडी 100 वीडियो में देख लिए होंगे। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 4.1 किलोमीटर्स का है। मैंने एक्चुअली 98% पर स्टार्ट करी थी गाड़ी एंड सुबह चलाई थी मैंने 4 किलोमीटर के लिए। बाकी काफ़ी तेज़ चलाई थी मैंने गाड़ी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये बैटरी यूज़ अप हो गई है। अभी फ़िलहाल 96% अपने पास बैटरी रहती है। रेंज एस्टिमेटेड 326 किलोमीटर्स की है और 452 ये गाड़ी रेगुलरली चली हुई है। तो अब देखते हैं कि एंड में इसका कितना रहता है माइलेज। तो इस ड्राइव का फर्स्ट पार्ट है ट्रैकिंग। अभी यहाँ पर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग करते समय गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाना पड़ता है, कभी कभार स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, कभी कभार ऐसे एक्स्ट्रा थ्रॉटल प्रेस करना पड़ता है, तो उसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा यूज़ अप हो जाती है। जो आप रेगुलर यूज़ में भी जब आप ओवरटेक्स वगैरह करोगे तो आपको हो सकता है यूज़ हो जाए। तो एकदम रेगुलर यूजेज वाला अफेयर आपको देखने को मिलेगा। सो रेंज अपडेट। अब हम एक शूट लोकेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं गाड़ी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बट एक बार देख लेते हैं हमें आने में कितना टाइम लगा एंड टाइम के अलावा हमारी जितनी ट्रिप थी वो कितनी लंबी थी और हमारी एस्टिमेटेड रेंज कितनी है। तो यहाँ पर अब देखो हमारी 40 किलोमीटर्स तक की ये ड्राइव हुई है, उसमें आप समझ लो 262 किलोमीटर्स की ये अभी रेंज बता रही है। 85% अपनी बैटरी बची हुई है। सो लेट्स सी यहाँ पर एसी में धूप में जब गाड़ी ऑन रहेगी तो अपनी कितनी रेंज बचती है। सो देखने में लार्जली ये पहले जैसी ही है, बस यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हो ये बम्पर में आपको ये ग्रे फिनिश देखने को मिलता है और ये ग्रे फिनिश ओवरऑल गाड़ी में कंटिन्यू किया जा रहा है। सो ब्लैक की जगह अब आपको ग्रे का इस्तेमाल, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये एज कैसा करेगा। थोड़ा अलग तो डेफिनेटली है। बाकी यहाँ पर आपका टॉप वेरिएंट में ये आपका कैमरा लगा हुआ है, ये आपके चार्जिंग पोर्ट का फ्लैप है, यहाँ पर आपका हेडलैम्प है, नीचे फॉग लैम्प है और यहाँ पर आपको ये एम्प्टी स्पेस देखने को मिल जाती है। फिर ये जो नए टायर्स आए हैं इसमें आपको अपोलो के एम्पेरियन जो कहते हैं वो मिलते हैं। ये ईवी स्पेसिफिक टायर्स हैं। 16 इंच का ये एलॉय व्हील है। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। टाटा ईवी की बैजिंग साइड में है। बाकी डिमेंशनली ये ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है गाड़ी फ्रॉम द प्रीवियस पंच। बस इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5 mm बढ़ गई है। बाकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी 450 mm हो गई है, यानी 350 mm से बढ़ गई है। पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ जो है वो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये कनेक्टेड LED लाइट बार देखने को मिलता है जैसा इसकी पंच आइस में आपको देखने को मिलता था। और यहाँ पर ये पंच ईवी की बैजिंग है। यहाँ पर आपको देखो ये राइनो देखने को मिल जाता है। बाकी शार्क फिन एंटेना है। यहाँ पर नीचे आपकी रिवर्सिंग लाइट है। ये जो बम्पर है इसमें भी आपको ये थोड़ा कर्टन टाइप देखने को मिलता है। और इस साइड से आप देखोगे तो रैप अराउंड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। कैमरा आपका नीचे लगा हुआ है और एक बार बूट ओपन करके दिखाता हूँ। सो एक कैबिन लगेज है यहाँ पर ये 1-1 kg के हुक भी देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड पर। और इसके नीचे आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिलती है एक पंचर रिपेयर किट। सो यहाँ पर आप देखो ये 16 लीटर्स का फ्रंक आपको मिल जाता है। डिसेंट स्पेस है और हाइड करने के लिए तो काफ़ी कुछ
आप रख भी सकते हो यहाँ पर, कोई भी सस्पेक्ट नहीं करेगा। बाकी एक चीज़ जिससे इसके प्राइसिंग वगैरह में डिफरेंस आया है वो ये एक 6-in-1 मॉड्यूल आ गया है, जिसमें आपके PDU यानी जो पावर ड्राइव यूनिट इनकी लैंग्वेज में है, बाकी ड्राइव, गियर सिलेक्टर, DC to DC कन्वर्टर और ढेर सारे जो यूनिट्स हैं वो सब एक ही कंबाइन बॉक्स के अंदर आ गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेस सेव होती है और इजी एंड चीपर टू मैन्युफैक्चर हो जाता है। बाकी शायद सेल्स वगैरह की कॉस्ट भी कम हुई है, तो इसलिए ये गाड़ी अभी अराउंड 1.5 लाख रुपए सस्ती भी हो गई है टॉप वेरिएंट में। मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्राइसिंग है वो वैसे ही कम हो गई है। तो जो पुराने बायर्स थे, अपने गगन भैया भी थे, गगन चौधरी, जिन्होंने पुरानी वाली पंची भी ली थी, वो बहुत सैड है इसको देख के। बट उसके अलावा यहाँ पर देखो स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी बेटर हो जाता है और इस वजह से आप ये एक फ्रंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अब एक बार इसका ये चार्जिंग फ्लैप ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया और यहाँ पर देखो ये आपका 65 वॉट की DC फास्ट चार्जिंग ले सकती है, तो आपकी चार्जिंग का टाइम काफ़ी बेटर हो जाता है, क्विक हो जाता है। सो यू कैन एक्चुअली गेट सम 135 किलोमीटर्स ऑफ रेंज विद सम 15 मिनट्स ऑफ चार्जिंग। एंड इन केस आपका ये फ्लैप ओपन नहीं हो पा रहा है तो आपको एक मैकेनिकल ओवरराइड भी दिया गया है। वो कैसे काम करता है, आपको ये फ्लैप कैसे ओपन करना है अगर आपकी गाड़ी ओपन नहीं करने दे रही है। वेल, ये आप वायर देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है चार्जिंग डोर रिलीज इमरजेंसी केबल। तो अब इसको मैं यहाँ से पुल करूँगा और आप देखना ये ओपन हो जाएगा। नाउ इट्स ओपन। और जो इसका बैटरी पैक है उसकी एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ गई है। सो पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर तो है, लेकिन इसमें वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है गाड़ी का। कई चीज़ों में जो वेट रिडक्शन है वो भी आपको देखने को मिलता है और उसकी वजह से 0 to 100 इन 9 सेकेंड्स करती है, अनलाइक द 9.5 सेकेंड्स इन द प्रीवियस कार जिसकी 35 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। अब पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स भी नहीं देखने को मिलते हैं जो पहले आते थे। यहाँ पर देखो आपको 90 डिग्रीज ओपनिंग डोर मिल जाते हैं, तो आपकी फैमिली में जो एल्डर्स होंगे ना उनको आराम से एंट्री मिलेगी इसके अंदर। सेम प्लेटफॉर्म पर एल्ट्रॉस बेस्ड है तो यहाँ पर आपको वो फीचर मिल ही जाता है। उसके बाद में यहाँ पर स्पेस डिसेंट है, सेंस ऑफ स्पेस भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर लाइट मटेरियल टॉप पर यूज़ होता है। यहाँ पर आपको ग्रे एंड ऊपर लाइटर मटेरियल है, तो काफ़ी क्लेवरली टाटा ने काम किया है। उसके बाद में यहाँ पर देखो अंडर थाई सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज मैं आई थिंक रेगुलर हाइट से थोड़ा लंबा ही हूँ, 5'9" मेरी हाइट है। और यहाँ पर नी रूम बढ़िया है। सीधे इसके नीचे आप देखोगे तो फुटवेल में स्पेस भी बढ़िया है एंड बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अपराइट है बट दिस इज स्टिल नाइस, इट्स नॉट वेरी अपराइट। आप आराम से इस पर लंबी जर्नी काट लोगे। और यहाँ पर ना देखो बीच में हेडरेस्ट नहीं है पैसेंजर के लिए और ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। इसमें कोई कप होल्डर्स नहीं है बट यहाँ पर लैक करती है वेट सेंसर्स, दैट्स वाई ये सारी सीट बेल्ट्स लगी हुई हैं। उसके बाद आइसोफिक्स ज़रूर है, बाकी 6 एयरबैग्स ऑफ कोर्स हैं। और पीछे के पैसेंजर्स को यहाँ पर AC वेंट्स तो नहीं मिलते हैं बट दिए जा सकते थे क्योंकि देखो यहाँ पर स्पेस है। बट इसकी जगह आपको यहाँ पर ये छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है फ़ोन्स रखने के लिए। 15 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स हैं और ये स्कूप्ड आउट है तो आपको डिसेंट नी रूम मिल जाता है। फ्रंट डोर्स भी एक्स्ट्रा वाइड ओपन होते हैं और यहाँ पर ये सेम आपको मटेरियल देखने को मिलता है जो पीछे की तरफ था ऑब्वियसली, बट ये जो प्लास्टिक है हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर, ये आपका ट्विटर लगा हुआ है। ये जो विंडोज़ के बटन हैं ये थोड़े नए तरीके के हैं बट ये लाइट अप नहीं होते हैं, तो रात के अंधेरे में आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। 1 टच डाउन ड्राइवर साइड पर आपको मिल जाता है। ये आपके मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए आउटसाइड रियर मिरर्स को, और यहाँ पर आपको एक कभी होल मिल जाता है और यहाँ पर एक अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर बड़ी सी डोर पॉकेट्स में आप 2 बॉटल्स रख सकते हो। एंड ये जो सीट्स हैं एडजस्टेबल हैं, यानी हाइट के लिए एडजस्टेबल हैं। और यहाँ पर आपको ये वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाता है, ये वेंटिलेशन ऑलरेडी ऑन रखी हुई है। फुटवेल में स्पेस डिसेंट है। यहाँ पर आपको 2 डमी बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर बड़ा डीप कभी होल है गाइस, और यहाँ पर ये आपको थोड़ी एनोडाइज सिल्वर वाली फिनिश देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर ये है आपका स्टॉक, ये सब ग्रे कलर का मटेरियल यूज़ किया हुआ है तो इसकी वजह से, और इसमें टेक्सचरिंग भी है ये थोड़ी टाटा के डिज़ाइन लैंग्वेज वाली, तो इससे ये थोड़ा बढ़िया लगता है, थोड़ा न्यू एज फीलिंग देता है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है दिस इज़ द न्यू एज टाटा स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो देखने को मिलता है। इस साइड पर आपके कंट्रोल्स फॉर ऑडियो, यहाँ पर आपके सारे क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस, एंड बिकॉज यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स हैं तो ये गाड़ी आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, उसके लिए नहीं है गाइस, ये है आपके रीजन लेवल्स एडजस्ट करने के लिए। अभी L1 है सामने, अब इसको बढ़ा के मैंने, सॉरी लेफ़्ट से ये कम होता है, राइट से बढ़ता है, आई एम सॉरी,
इसको बढ़ा के मैंने L3 कर दिया। तो इसमें वन पेडल ड्राइव वाला फील नहीं आता है, बट स्टिल ओके। उसके बाद में इस सेगमेंट में ही आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, सो दैट्स मिसिंग हियर। बट यहाँ पर डिसेंट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना आसान है। ये आपकी बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें मैंने अभी ऑलरेडी वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद इसमें आपको कनेक्टेड टेक तो मिल ही जाती है। बाकी ये जो स्पीकर्स हैं ट्वीटर्स के साथ 6 स्पीकर सिस्टम है ट्यून्ड बाय हार्मन AC कंट्रोल्स, और इसके साथ ही ये थोड़ा स्मार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू टाटा कि ये वेरिएबल कूलिंग कर सकता है फॉर द बैटरी यूनिट एंड फॉर द कैबिन, कि मतलब उससे ज़्यादा यूजेबिलिटी मिल पाए, ज़्यादा आपकी एफिशिएंट कूलिंग हो सके। आई डोंट नो कितना ये कामयाब है, बिकॉज ये रेगुलर यूजेज में कंपैरेटिवली पता पड़ेगा जब आप बैक टू बैक चलाओगे सेम टेम्परेचर्स में, तब जाके थोड़ा पता डिफरेंस पता चलेगा। बाकी यहाँ पर आपको ये टाइप A, एक टाइप C सॉकेट जो 65 वाट का हो गया, एक 12 वोल्ट सॉकेट, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड। ये जो रोटरी डायल है ये मुझे थोड़ा गजब बेइज्जती है, अजीब लगता है यूज़ करने में, बिकॉज इसको बड़ा टाइम लग जाता है जब आपको क्विक यू टर्न्स, क्विक मनूवर्स करने हो ना, 3 पॉइंट यू टर्न्स, तो ये अपना स्वीट टाइम लेता है ये सब करने में। कभी कभार आप मिस भी कर देते हो। फॉर्म ओवर फंक्शन वाली बात हो गई, फंक्शन उतना बढ़िया नहीं कर पाता है। बाकी यहाँ पर आपका ये स्पोर्ट मोड एंड देन ये आपका इको मोड, दूसरा आपका सिटी मोड है ही। यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये आपका ऑटो होल्ड का फंक्शन, और ये जो की है ये तो होटल की है, ये कार की है। इसको आप यहाँ पर ऑलमोस्ट फिट कर सकते हो जाता है। बाकी 2 कप होल्डर्स हैं, इसके अंदर आप ये इतना बड़ा कुछ भी पाउच डाल सकते हो, तो डिसेंट इनफ स्पेस है। बट ये एडजस्टेबल नहीं है, ये सीट बेल्ट है ये भी एडजस्टेबल नहीं है। और इनको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डोंगल वगैरह रखा हुआ है फॉर कनेक्टेड टेक, और ये है कूल्ड ग्लव बॉक्स, और टीयर्स के साथ है तो ऊपर एक और स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसमें एक लाइट भी दी गई है। सो दैट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं देखने को मिलता है। अगर आपको अपनी स्लिप्स वगैरह लगानी है वो यहाँ पर, अब तो स्लिप्स का ज़माना ख़त्म हो गया वैसे, बट आपकी पार्किंग स्लिप्स लग सकती हैं यहाँ पर। ये आपकी लाइट्स का स्विच है, यहाँ पर LED लाइट्स हैं। पीछे की तरफ इसमें कोई भी लाइट नहीं है, जस्ट लाइक द पंच आइस। ये आपके SOS के बटन्स हो गए, ये पैसेंजर एयरबैग ऑफ करने का, अगर आप यहाँ पर एक चाइल्ड सीट लगाते हो उसके लिए। ये आपका सनरूफ का कंट्रोल, ये 1 टच ऑपरेशन में काम करता है, देखा तो बड़ा स्मूथली काम कर रहा है सब कुछ। यहाँ पर आपको कोई भी लाइटिंग नहीं मिलती है। बाकी इसको एक बार बंद कर देते हैं, तो बाकी यहाँ से ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कुछ कैसा रहता है वो अब दिखाता हूँ मैं आपको। सो 0 to 100 इन द न्यू पंच, स्पोर्ट मोड ऑन, ब्रेक पेडल पुश्ड, एंड AC is off and we're off. So lot of wheel spin because वहाँ पर थोड़ा डस्ट भी था, and this bike guy वो थोड़ा डर गया था because wheel spin हो रहा था। But EVs का ये है कि अगर आपका टॉर्क है हैवी तो फ्रंट व्हील्स में ना वो पावर डालना इनफ रोड पर पुट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक दैट वाज क्वाइट ब्रिस्क। अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं, जो इंजन नहीं है मेरे को आदत हो गई है इंजन की, बट इसकी मोटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 129 हॉर्स पावर मिलता है, 154 Nm का टॉर्क मिलता है। बट मज़े की बात ये है कि टॉर्क काफ़ी कम हुआ है, अराउंड 190 Nm से यहाँ पर कम हो गया, जबकि परफॉर्मेंस बढ़ गई है। पहले 9.5 सेकंड में 0 to 100 होता था, अब 9 सेकंड्स में 0 to 100 होता है। तो लाइट वेट कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, कॉम्पैक्ट कंपोनेंट्स गाड़ी के अंदर यूज़ किए हैं। जो बैटरी की डेंसिटी है वो थोड़ी बेटर है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस बेटर हो पा रही है। और ये परफॉर्मेंस जो पावर वगैरह बढ़ी है उसके बाद भी वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो वो आपको ड्राइव करते समय दिखता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ड्राइव कर रही है गाड़ी। इसकी जो हैंडलिंग वगैरह है ये मेरे को डिसेंट लगती है। हाईवेज़ पर भी आप इसके साथ जा सकते हो, आपको ओवरटेक्स क्विक करने होंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड ये जो रंबल स्ट्रिप्स हैं, ख़राब रास्ते हैं, पंच की हमेशा से उनके ऊपर से राइड काफ़ी अच्छी रही है। सो 0 to 100 वंस अगेन ऑन अ क्लीनर पैच ऑफ रोड। अब जो पावर है वो रोड पर काफ़ी बेटर तरीके से रख पाई गाड़ी। एंड
यस 100। सो हाईवेज़ के लिए आपको स्पोर्ट मोड की वैसे ज़रूरत नहीं है। क्रूजिंग स्पीड्स के लिए आप इको मोड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से एक बटन प्रेस करके आपका इको आ जाता है। वही स्पोर्ट मोड जो है उसको आप फिर से प्रेस करोगे तो आपका सिटी मोड भी एक्टिवेट हो जाता है। बाकी एक बार एसी ऑन कर लेता हूँ बिकॉज केरला में फ़िलहाल इट्स वेरी हॉट। 33 डिग्रीज़ दिखा रहा है लेकिन ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हम दिल्ली वाले जहाँ पर अभी हम एकदम कोल्ड टेम्परेचर्स में थे, हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। बाकी इसका एसी एक्चुअली थोड़ा लाउड है, काफ़ी शोर करता है। 2 पे करोगे तो ज़्यादा शोर नहीं करेगा, 3 के ऊपर आप जाओगे तो शोर करेगा। आप इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है यहाँ पर ये सेट कर दो तो यू कैन क्रूज़ हियर। एंड आपका जो ये बैटरी रीजन लेवल है ये बेटर रहता है। तो आप जो सिस्टम है ना वो आपके फीड से बेटर तरीके से बैटरी यूटिलाइज़ कर पाएगा। तो अगर आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ करने का। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है। जब आप हाईवेज़ पर चला रहे हो, लोगों को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन चेंज करने में डिसेंट कॉन्फिडेंस आता है, जबकि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है काफ़ी हाई है। अब रेंज अपडेट हम 71% पर हैं। मैंने गाड़ी को थोड़ा दौड़ाया भी था और यहाँ पर फ़िलहाल हम 75 किलोमीटर्स के अराउंड चल चुके हैं। तो समझ लो आप 29-30% में हम 75 किलोमीटर चल चुके हैं फ़िलहाल। अगर आप एक ईवी लेने का कंसिडर कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपको वो रखनी कितने समय की। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के रख रहे हो तब ईवी लेने में फ़ायदा है। पहले तो देखो एक्विजिशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी गाड़ी की, अब वो एक्विजिशन कॉस्ट आप पंच में ही देख लो। इनकी अगर आप CNG लो या फिर आप पेट्रोल लो तो काफ़ी सिमिलर हो गया है ईवी के साथ में। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप उनको बेचने जाओगे ना तो आपको रीसेल में थोड़ा दिक्कत होगी अगर आप जल्दी बेचने जाओगे, क्योंकि ईवीज़ की जो टेक है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बेटर होती जा रही है। अब आने वाले सालों में और 2-3 साल बाद आप ईवी का कोई भी वर्जन देखोगे इस प्राइस पॉइंट में, वो और बेटर टेक के साथ आएगी, उसकी बेटर रेंज होगी। जो बेटर टेक होगी उसकी वजह से जो ये करंट ईवी है उसका प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा रीसेल मार्केट में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लंबे समय रखोगे तो आप आराम से वो पैसे वसूल कर लोगे वाइल ड्राइविंग द कार फॉर लॉन्ग। अब पंच के 3 वर्जन आते हैं, एक पेट्रोल, एक CNG और यहाँ पर ईवी। उन सब में सबसे ज़्यादा प्रीमियम ये वाली है, क्योंकि देखो स्टार्टअप में एकदम कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है जो 3 सिलेंडर की वाइब्रेशन आपको देखने पड़ते हैं। परफॉर्मेंस देखो कितनी बढ़िया है कि आप अंडर 10 सेकेंड्स कर पा रहे हो इस गाड़ी के साथ अगर आपको करना हो तो। बट उसके अलावा आप साइलेंटली चलते हो तो उससे ना आपको थोड़ी लग्जरी वाली फील आती है। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट जब आपकी गाड़ी भी अफोर्डेबल साइड पर आती है, जब उसके कॉम्पैक्ट डिमेंशंस हैं कि वो सिटी वगैरह में भी आपको अच्छे से सर्व कर लेगी और आपकी ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह भी डिसेंट है, तो यहाँ पर मेरे को पंच ईवी पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर लगने लग गई है। एंड दैट्स थैंक्स टू द प्राइस कट। पहले के मुकाबले अराउंड 1.5 लाख रुपये सस्ती भी हो गई है। तो अगर आपकी सिटी में आपको थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड टैक्स, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन देंगे। अगर आपकी जो मेन रनिंग है वो सिटी में ही है तो पंच ईवी देखो सारी पंच के डेरिवेटिव्स में सबसे बेटर लगती है। एंड इन जनरल अगर आपको ईवी लेनी है, बस मेरे को ये है कि अगर ये रिलायबिलिटी भी मेंटेन कर ले तो ये गाड़ी ना काफ़ी बढ़िया प्रोपोजिशन बन जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द बायर्स जो आपको सिटी में चलाने वाले हैं। तो ये था मेरा टेक ऑन द टाटा पंच ईवी। वीडियो ऐसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस ऑफ लेटेस्ट कार्स। एंड थोड़े ASMRs वगैरह भी मैं डालता हूँ। एंड अपने अब तक नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। बाकी इंस्टा पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर अराउंड 4-5 घंटे चलाया हमने, ट्रैफिक में चलाया, हाईवे पर चलाया, 0 to 100 भी किया था, थोड़ा और स्पिरिटेड ड्राइविंग करी थी और ट्रैफिक में चलाया तो बेसिकली इसके लिए तो अच्छा ही हो गया। बट हमने इसको थोड़ा जूस निकाला था। तो अब देख लेते हैं कि मेरी यूजेज के हिसाब से कितनी बैटरी बचती है। तो यहाँ पर देखो हम 67% बैटरी पर हैं। 209 का एस्टिमेटेड और ये चल सकती है इतनी बैटरी पर। और ऑफ कोर्स ये तो सब वेरिएबल है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ इको मोड में तो ये देखो बढ़ गई, 2215 हो गई। स्पोर्ट किया तो 198 हो गई। वापस कर देते हैं इसको। और हमने चलाई है 86.8, 148 वाट आवर पर किलोमीटर की हमने कंजम्पशन करी है। अब इसका मतलब ये है कि अराउंड 250 किलोमीटर्स मेरी ड्राइविंग के स्टाइल के हिसाब से गाड़ी कर लेती। और अगर आप थोड़ा लाइटर फुट से चलाते तो 300 किलोमीटर भी पॉसिबल था।
और थोड़ा और बेटर करते, मतलब आप एक्चुअल में इसी मोटिव से निकलते, हाइपर माइलिंग के मोटिव से निकलते, तो आप इससे 315 320 की रेंज निकाल सकते थे। बट ऑफ कोर्स आप उससे पहले ही रुक जाओगे और चार्ज करने लग जाओगे। सो दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। जो आपको बड़े बड़े नंबर्स दिखाएंगे यूट्यूबर्स टेस्ट करके, वो आपको अपने हिसाब से देखने हैं। हर किसी की यूजेज अलग अलग होती है। एसी का यूज़ अलग होगा, आपकी जो ड्राइविंग है, आप हिल पर चला रहे हो, आप प्लेन्स में चला रहे हो, वो सब अलग अलग नंबर्स पे मैटर करता है, अलग अलग एस्पेक्ट पे मैटर करता है। ओके बाय।